हाँ प्रेशर का देखो मैं कौन सा यूनिट बता दिया था भाई, ये बता दो मुझे एक बार। सर आप बता दें आयतन। देखो यूनिट मैंने बता दिया था प्रेशर का, पहला एटीएम नहीं, पहले न्यूटन पास्कल बताया था, उसके बाद एटीएम, तीसरा बार, और इसका टॉर भी है और mmHg भी है। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं, एक बार ध्यान रखिए, केवल थोड़ा सा लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो देख लो यहाँ पर क्या लिखना है आपको कि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 mmHg, या एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर। तो फोर्थ यूनिट कौन सा होगा, फोर्थ की फिफ्थ, कौन सा यूनिट है, जो भी हो, हाँ 1 ATM इज इक्वल टू, देखो इसका फोर्थ यूनिट जिसको हम लोग बोलेंगे टॉर। और देखो क्या होगा भाई, इतना बराबर बोलते हैं कि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 टॉर। ठीक है, अब देखो अगर मैं पूरा इसका यूनिट को बनाना चाहूँ तो कल जहाँ से लिखे थे मैं बताया था कि आपको कुछ याद रहे ना रहे, आपको डब्बा याद होना ज़रूरी है भाई। तो हमने ये बोल रखा था कि एक्चुअली में प्रेशर का यूनिट था न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और इसी को हमने क्या बोल के रखा था, पास्कल। ठीक है, और हम जानते थे कि 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 1.013 इंटू 10 की, अच्छा रुक जाओ, ऐसे नहीं था, हमने ये बोल के रखा था कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। अब 1 ATM इक्वल टू हमने बार में भी लिखा था, फॉर्मूला क्या था, 1.013 यहाँ पर बार, और इसके बाद हमने और भी निकाल के रखे हैं भाई, क्या बार के बाद mmHg कितना होता है, 760 mmHg, और भी होता है क्या, 760 टॉर। बस आपको ये डब्बे बस याद रखना है ताकि आप कोई भी यूनिट दे तो आप कंफ्यूज ना हो भाई। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे आपको मैं सिखाऊंगा और भी चीज़ें। इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 और उसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर, और साथ में टेम्परेचर भी पहले पढ़ा चुका हूँ क्या। अच्छा, जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं करी थी, मतलब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, वो यहाँ पास देख लो भाई, वही चीज़ सिखाने वाला हूँगा। हम लोग यूनिट कन्वर्जन बस नहीं सिखाऊंगा, बाकी कौन कौन सी यूनिट होते हैं उसकी वैल्यू क्या क्या होती है मैं बता दूंगा यहाँ पास। तो चलिए देखते हैं यहाँ पास। सर इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 और इसको मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आपसे कोई डिफाइन करने पूछ देना कि ताप होता क्या है, तो आप भी ध्यान से दे देना। जैसे मैं एक वस्तु ले लेता हूँ कोई भी, आप ठंडा पानी लो, ठंडे पानी को टच करो तो क्या बोलोगे, बेटा ठंडा है। ठंडा क्यों है, टेम्परेचर कम है। लेकिन अगर मैं गर्म पानी को टच करने बोलूँ तो आप टच करो गर्म लगेगा, क्यों गर्म लग रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई वस्तु कितना गर्म है एंड कितना ठंडा है, इसी को हम लोग उस वस्तु का टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड टेम्परेचर। तो लिखिए जरा डेफिनेशन लिखना, कोई वस्तु कितना गर्म या ठंडा है, कोई वस्तु कितना गर्म या ठंडा है, इसे उस वस्तु का टेम्परेचर कहते हैं। इसे उस वस्तु का टेम्परेचर कहते हैं। इसका SI यूनिट तो केल्विन होता है, तो आप लिख सकते हो कि SI यूनिट होता है केल्विन। लेकिन हम इसको यूनिट से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको स्केल से पढ़ने वाले हैं। स्केल का मतलब होता है बेटा कि हम किस किस के द्वारा इसको माप सकते हैं। ठीक है, पैमाना बोला जाता है। तो टेम्परेचर को मापने का पहला जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिख रहा हूँ इसको, डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं केल्विन, तो मैं लिख दिया केल्विन। और थर्ड को हम लोग बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बात को आपको ध्यान रखना है भाई। और बहुत अच्छी बात है, देखो इन तीनों के बीच में रिलेशन है, इन तीनों बीच का रिलेशन 10th क्लास के अंदर पढ़ा दी जाती, पर मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। देखो कैसे, क्योंकि
किसी बच्चे को पता भी ना हो, ये भी हो सकता है। तो ये बोला जाता है आपको करना क्या है कि डिग्री सेंटीग्रेड लिखो यहाँ पर, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन यहाँ पर लिखो आप 100, यहाँ पर लिखो केल्विन माइनस 273 अपॉन यहाँ पर 100, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन यहाँ पर लिखना है 180। क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को आप ना 20 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिख दो दिस इक्वेशन, अच्छा हिंदी में, इस समीकरण को 20 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा बेटा, इधर देखें जरा। अच्छा नीचे तो अपने पास स्पेस है, बताओ 20 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 बन जाएगा क्या, मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर भी 20 इंटू यहाँ पर बन जाएगा केल्विन माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इधर, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूं, पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो 20, यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। बताओ यहाँ से कैंसल 5 आएगा, यहाँ से करो 5 आएगा, यहाँ से करोगे 90 आएगा। अच्छा कर डालो, तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा क्या कि डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। यहाँ पर 9 आएगा, मैं 90 लिख दिया हूँ। ठीक है बेटा, आपको कुछ याद रहे या ना याद रहे, ये डब्बा आपको याद होना चाहिए भाई कि डिग्री सेंटीग्रेड ऑन 5 इज इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो 10th क्लास के अंदर आपको सिखा दी गई होगी मेरे ख्याल से। नहीं है तो यहाँ पर सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको मैंने पढ़ाया होगा उसको मैं सिखाया हूँगा, पर बुरी बात यह है कि मैंने किसी को नहीं पढ़ाया है 10th क्लास। नेक्स्ट क्या बेटा, अमाउंट ऑफ गैस, गैस की मात्रा 5th प्रॉपर्टी से, और इसको हम लोग बोलेंगे अमाउंट ऑफ गैस। हाँ 4th प्रॉपर्टी है तो लिख डालो अमाउंट ऑफ गैस, और इसको हम लोग बोलते हैं गैस की मात्रा। और देखो गैस की मात्रा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। ठीक है, अब मोल्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया है आपको, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जनरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 लीटर गैस का आयतन, ठीक है, क्या लिखना बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल गैस का आयतन, यहाँ पर लिखते हैं गैस का आयतन कितना होता है, तो आप बोलोगे 22.4 लीटर होता है भाई। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, पर ध्यान से सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे काम आने वाले होंगे। बेटा 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4। कब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मतलब कि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, T इक्वल टू होना 25 सेंटीग्रेड और प्रेशर होना चाहिए 1 atm के आसपास में, तब इसका जो प्रेशर होगा, जिसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिएगा हम लोग नंबर ऑफ मोल को निकालेंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि ये कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर इनमें नंबर ऑफ मोल चेंज निकालते हैं, जैसे ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है और ये भी गैसियस मॉलिक्यूल्स है, अगर मुझे मोल में चेंजेस निकालना है ना, तो आप क्या करना कि मोल में चेंजेस को हम लोग शो कर रहे हैं डेल से, डेल एन से, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, जी मतलब क्या है, गैसियस, इज इक्वल टू आप क्या करना, एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि क्या करना बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को माइनस कर देना नंबर ऑफ रिएक्टेंट से, तो जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल एन जी। तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा, मैं आगे भी आपको सिखाऊंगा कि डेल एन जी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा मैं लिख चुका हूं वैसे, कोई बात नहीं है, तो यहीं पर आप लिखिएगा कि प्रोडक्ट ने मोल में चेंजेस गैसेस स्टेट के लिए होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल माइनस प्रोडक्ट रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल, दोनों को माइनस कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, एग्जांपल में मुझे ऐसे है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये 2 मोल, चल वो नहीं कर रहा आज, तो 2 CO2 है
और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और यहाँ पर हाफ O2 बना लेता है भाई। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कार्बन मोनो है, यहाँ बस 2O2 लिखते हैं, या यहाँ पर O2 लिख दो, कार्बन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दो, 4 आ गया। ये बनाता है। मैं ये बोल रहा हूँ ये कितने मोल है बेटा, 2, यहाँ पर 2 है प्लस 1 तो कितने हो गए, 3 मोल। अब मुझे निकालना है यहाँ पर, तो कैसे निकालूंगा बताओ, डेल Ng लिखूंगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, कितने हैं ये भी और ये भी, 3 हो गया ना। तो क्या करूंगा बेटा, 3 माइनस रिएक्टेंट कितना है 2, तो बताओ प्रोडक्ट में चेंज कितना हो जाएगा 1। तो कुछ इस तरह से आपको निकालना है कि अगर आपसे नंबर ऑफ मोल चेंज पूछ लिया जाए तो प्रोडक्ट के मोल को रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल को रिएक्टेंट के मोल से माइनस कर देना, वही आपका मोल चेंजेस निकल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्मोडायनामिक के अंदर में यूज करने वाले हैं। कॉपी करो, हेडिंग डालो बेटा, गैसों का नियम या गैसियस लॉ, आप जैसे भी लिखना चाहें लिख सकें। और इतना मान के चलो, चाहे वो कोई भी पेपर हो, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर कुछ भी, शायद इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था मुझे लग रहा है क्वार्टरली एग्जाम के अंदर में, गैसियस लॉ के अंदर से। तो हेडिंग डाल लो मेरे बच्चों, गैसियस लॉ। और ये गैसियस लॉ के अंदर में मैं आपको तरीका बता देता हूँ एक ठो। अच्छा, ट्रिक्स बाद में बताऊंगा कैसे याद करते हैं, नहीं तो मेरा इंप्रेशन कम नहीं हो जाएगा, इस वजह से हम ट्रिक बाद में बताएंगे, अभी नहीं, सुन लो। अच्छा हाँ, कल मैं आपको बताऊंगा भाई, सैटरडे है, कल आपको बताऊंगा फर्स्ट पीरियड के अंदर में, एब्सेंट मत होना। याद करने का एग्जैक्ट तरीका कैसे करते हैं और रिकॉर्डेड भी रहेगा, लेकिन यूट्यूब में अपलोड नहीं करेंगे उसको, ठीक है। हाँ, आज का रिकॉर्ड होगा, आज तो जाएगा ही जाएगा भाई। अपने क्लास के अंदर नहीं बताऊंगा, कल पढ़ाई होगी मेरी केमिस्ट्री क्लास, बस हिंदी क्लास नहीं होगी, हिंदी की जगह पे हम लोग पढ़ाएंगे। मैं बताऊंगा आपको याद कैसे करते हैं, ठीक है। पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे याद करता हूँ। आप भी वैसे याद कर सकते हो, एग्जैक्ट याद कर पाओगे 100%, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गैसियस लॉ देखो बेटा, इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉयल का नियम। अब ये नियम क्या बोलता है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात है, इसको तुम खुद भी समझ सकते हो। सुन लो, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं पहले। आप क्या करो बेटा, एक बैलून्स लो, बैलून्स में ज़्यादा हवा नहीं भरना है आपको, मतलब जितना भर सकते उतना नहीं भरना, आपको कम भरने। जैसे इतना बड़ा फूल सकता है, पर मैंने हवा इतना भर रही है, इतना है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इसका प्रेशर को ना इंक्रीज करूंगा। आप जैसे जैसे प्रेशर दबाओगे तो गुब्बारा क्या होना, सिकुड़ने लगेगा ना, मतलब वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करो, प्रेशर को रिलीज करना शुरू करो, मतलब प्रेशर कम करोगे तो फिर गुब्बारा बढ़ने लगेगा। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूं तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कैसे, देखो जरा। अरे बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या किया बेटा, एक कंटेनर लिया है स्टाइल मारने के लिए, और यहां पर मैंने लगा लिया है एक पिस्टन, और इस पिस्टन को मैं नाम दे रहा हूं मूवेबल पिस्टन। आप बोलोगे ये क्या होता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि जो आगे और पीछे खिसक सकता है, ठीक है। मूवेबल, गति करने योग्य बोल सकते हो। ये मूवेबल पिस्टन है। अब पिस्टन तो आप जानते हो कि हम प्रेशर लगाते हैं, और नहीं हो तो साइकिल में जो हवा भरते हो ना, ऊपर में लगे रहता, देखना वही तो पिस्टन है। नहीं समझ पाए, होली खेल तो पिचकारी मारा करते थे, उसमें लगे रहते कि वास्ता टाइप का, वही तो है हमारा पिस्टन। वैसे पिस्टन इसमें भी लगा रखा हूँ बेटा। और मैंने क्या करी है कि इसमें कोई भी गैस भर दो, जौनो मन लागे वही ने भर डालो। जैसे कि मैंने यहाँ पर CO2 गैस भर ली, आपको मन लगे तो आप जो भर लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अगर बताओ, आपने खुद ही कल बोला था कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, जिसकी वजह से गैसियस मॉलिक्यूल आए वाए घूमेंगे कहीं भी, जहां पाए वहीं, और यहां पर टकराएंगे, और टकराएंगे तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। उस प्रेशर को बेटा मैं P बोल रहा हूं। क्या बोल दिया, P। अब पिस्टन पर प्रेशर तो लग ही रहा है, अब मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज करना शुरू कर दिया हूं। तो बताओ, इसका प्रेशर को मैं जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूं तो पिस्टन नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब, कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो यहां पर पिस्टन आ जाएंगे, और अगर यहां पर पिस्टन आ गया तो पहले गैस का वॉल्यूम इतना था, अब क्या हो गया है
कम हो गया है ना। इसका मतलब ये पता चल गया कि जैसे जैसे मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करना शुरू कर दूं तो वॉल्यूम क्या होना शुरू होगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं क्या। इस रिलेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, लेकिन ध्यान रखो इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने टेम्परेचर को चेंज करी है, टेम्परेचर चेंज करी है। मतलब यहां पर ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कौन बोला था, हमारा भांचा। कौन बेटा, बॉयल्स लॉ। तो लिख लेते हैं, चलो लिखिएगा जरा। हाँ लिख लो। तो लिखना बॉयल्स लॉ भाई, लिखिए इस नियम के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं कहीं पर लिख दे रहा हूं, देखिएगा जरा क्या बोलता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। हो गया, नहीं लिखे अभी डेफिनेशन अभी तक। हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिख लिए बेटा, क्या बोल रही। अरे रोबी मैं पूरा लिखवा रहा हूँ, रुक जा, डायग्राम बनाने हैं पर सुन लो। अच्छा ये वाली बोल रही हो, हाँ लिखो, व्युत्क्रमानुपाती लिख लो ना हिंदी में। लिख लिए बेटा, सुन लो। अब आपको क्या करना, उसके बाद डायग्राम बनेगा, पहले सुन लो। पहले मैं ऐसा बोल के चल रहा हूं कि इस गैस का वॉल्यूम भी है और इस पर प्रेशर कितना लगाया जा रहा है, P। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं का, यदि इंग्लिश में लिखो, यदि गैस का प्रेशर P एवं वॉल्यूम V हो तो क्या लिखेंगे बेटा, आपने लिखा है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यही बोल के रखे हो क्या। अब मुझे बता दो, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो क्या लगाना पड़ेगा, तो लगा सकते हैं V इक्वल टू 1/P। अच्छा K/P, P को इधर लेके आ जाऊं क्या, तो PB इक्वल टू क्या बन जाएगा, K। लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जरा कॉपी कर लो इतना, फिर आपको मैं बताता हूँ आगे। हाँ, ये डायग्राम तो आपको बनाने हैं। ये जैसे आप इक्वेशन लिखे हो ना, अभी नहीं डेफिनेशन लिखे हो, डेफिनेशन के बाद ये लिखे, क्या बोल रही हो, कहाँ पर बोल रही, यहाँ V हो तो लिखा हूं ना, चौक कभी कभी चलता नहीं है ना, इस वजह से। आगे में अभी हम लोग कुछ करने वाले होंगे, देखो कैसे, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं। देखिए कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। हाँ जगलियो, इधर देखो जरा, मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि इसका पहले जो प्रेशर था उसको मैं P1 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे पिस्टन पे प्रेशर लगाया तो अब P1 तो नहीं रहेगा, मतलब प्रेशर बढ़ गया होगा। तो जब मैंने इस पिस्टन को नीचे लेके आया है, मतलब यहाँ पर लेके आया हूँ, उस समय प्रेशर को जो मैं बोल रहा हूँ वो P2 है, ठीक है। पहले जो वॉल्यूम था उसको मैं V1 बोल रहा हूँ, अब इसका वॉल्यूम कम हो गया है क्या, तो वॉल्यूम को क्या बोल दे रहा हूँ, V2। देखो P1 V1 और P2 V2 का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मतलब ये उसका प्रारंभिक दाब था और ये बाद वाला दाब है।
ये इसका प्रारंभिक आयतन था, अब ये बाद वाला अंतिम आयतन इसको बोलेंगे। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आगे चलते हैं। देखो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ बेटा कि अगर गैस का प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 हो तो इस नियम के अनुसार क्या बन जाएगा, चेक करते हैं। तो लिखो यहाँ पर, यदि गैस का प्रेशर क्या P1 एवं वॉल्यूम V1 हो तो क्या लिखेंगे बेटा, V1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1। सॉल्व कर दे, यहाँ पर के लगाएंगे P1 को इस पार लेके आ जाओ तो P1 V1 इज इक्वल टू के बन जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अच्छा, अब बेटा सेम ऐसी लिखना पड़ेगा कि यदि फाइनल स्टेट पर अगर निकाला चाहो तो अगर प्रेशर P2 और V2 हो तो यहीं पर लिख लेते हैं ना, यदि गैस का प्रेशर P1 एवं P2 है तो ऐसे लिख लेते हैं आगे, गैस का नहीं का मतलब प्रेशर P1 एवं P2 तथा वॉल्यूम, अच्छा एंड वॉल्यूम V1 एंड V2 हो तो। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, पहले तो ये बन गया, दूसरे के लिए क्या लिख दूंगा बेटा, V2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P2 लिख सकता हूँ ना। देखो कुछ नहीं किया है, ये प्रारंभ के लिए है, ये बाद वाले के लिए है। तो क्या कर लेंगे मेरे बच्चों, V2 इज इक्वल टू के बाई P2, इसके साइड लेके आ जाओ, यहाँ पर V2 यहाँ पर P2 इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा ना, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब ध्यान से देखो, दोनों के बराबर दिख रहे हैं क्या, और दोनों के बराबर दिख रहे होंगे तो एक दूसरे को इक्वल कर सकते हैं, तो कर डालो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा बता दो, P1 V1 इज इक्वल टू P2, अरे के की वैल्यू यहाँ है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, P2 V2। किसको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा कर दो, कौन बच्चे हैं बताओ, रियली में बताऊंगा पर फिर यूँ बताऊंगा। बेटा देखो कुछ नहीं किया है, मैंने P1 V1 लिखा है, एक के बराबर इतना दिख रहा है क्या, तो इस के जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो वही तो किया हूँ। अब देखो P टर्म्स को एक साइड लेके आओ तो क्या बन जाएगा, P1 यहाँ पर P2 यहाँ पर V2 बाई V1। अगर आपको बॉयल्स लॉ पूछा जाता है तो आपको इतना तक सॉल्व करना है भाई, और यहीं से हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करने वाले होंगे। अभी जरा कॉपी करो, हाँ ये क्वेश्चन लिखो जरा, इसी से न्यूमेरिकल, इसी पर बेस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लिखो एक गैस, नहीं ऐसे लिखो CO2 गैस, CO2 गैस का आयतन, नहीं CO2 गैस का आयतन लिखो, का आयतन 10 पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, हाँ पर 22 ml डेसीमीटर क्यूब लिख लो, इसको डेसीमीटर क्यूब है, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आयतन इतना कितना बेटा 22 डेसीमीटर क्यूब है, एवं अच्छा एवं नहीं लिखना है, तथा लिखो प्रेशर को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम कितनी होगी, यदि प्रेशर को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम कितनी होगी। चेक करते हैं एक बार क्वेश्चन, जरा देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, स्पेस बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि इस वजह से। तो चलो देखिएगा जरा बेटा, मैंने क्या बोला ध्यान से देखो, इसका प्रारंभिक आयतन प्रेशर कितना है बेटा 10 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ओके। इस समय वॉल्यूम V1 कितना है 22 डेसीमीटर का क्यूब। बताओ प्रेशर को क्या कर दिए हैं डबल, डबल का मतलब 20 हो जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यही होगा। हमको वॉल्यूम पूछा है मतलब V2 की वैल्यू उसमें रख डालूं क्या, मैं समझ गया, कर लोगे, बहुत इजी है, सुन लो, कर लोगे अपने से कंफर्म, ठीक है। अरे देखो कुछ नहीं करना, यूनिट में गड़बड़ कर सकते इस वजह से बता रहा हूँ। देखो फॉर्मूला क्या बेटा P1 P2 या V2 बाई V1। बताओ P1 की वैल्यू कितना है 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और P2 की वैल्यू कितना है
20 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएंगे। पहली का डालो वॉल्यूम, V2 का मान कैलकुलेट करने हैं। V1 कितना दे रखा है, तो यहाँ पर लिखो 22 डेसीमीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम? अच्छा 20 से कंट्रोल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 1/2 आया क्या? कितना इजी क्वेश्चन है, वाह। ये हो जाएगा बेटा V2 और यहाँ पर कितना है 22 डेसीमीटर का क्यूब। इस पर लेके चले जाऊँ 22 डेसीमीटर का क्यूब। बैग में दीदी, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा V2, कितना हो जाएगा 11। वाह क्या बात है। अरे सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, पहले एक बात तो सुन लो भाई। बेटा पहले वॉल्यूम कितना था, अब कम हुआ है क्या? आपने प्रेशर को क्या करी, इसीलिए कहते हैं कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। कॉपी करो।